हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में अपन कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके लिए जो CRE 25 का एग्ज़ाम है उसके जो एडमिट कार्ड है वो भी बिल्कुल इशू हो चुके हैं और एग्ज़ाम बिल्कुल होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए अपन उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लेके आया हूँ मैं और उसी क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे इस सेशन में। चलिए, तो जो आपका इम्पोर्टेंट टाइम है उसको वेस्ट किए बिना अपन स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ही है कि द फिजिशियन हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ट्रानी साई ट्रानीसाइप्रोमाइन सल्फेट्स 10 mg/BID। एक पेशेंट को ट्रेनीसाइप्रोमाइन क्या किया है, टैबलेट एडवाइज किया है फिजिशियन ने 10 मिलीग्राम BID या BD डोज है कि द नर्स शुड टीच द क्लाइंट्स टू रेफरेंस फ्रॉम ईटिंग फूड कंटेनिंग टायरामिन बिकॉज इट मे कॉज। यहाँ पे जो फिजिशियन है वो उस क्लाइंट को बताएगा कि जब तक आप ये टैबलेट ले रहे हैं, इस टैबलेट के साथ में आपको जिस किसी भी फूड के अंदर क्या है, टायरामिन है, वो फूड नहीं खाना है। वो फूड क्या है, नहीं खाना है। ओके, क्योंकि अगर आपने इस मेडिसिन के साथ में टायरामिन कंटेनिंग फूड खा लिया तो आपको क्या हो सकता है, क्यों रेफरेन या फिर क्यों मना कर रहा है? हाइपरटेंशन हो जाएगा इसलिए, हाइपरथर्मिया हो जाएगा इसलिए, हाइपोटेंशन या फिर यूरिनरी रिटेंशन। ओके, क्या हो जाएगा अगर पेशेंट ने इस मेडिसिन के साथ में टायरामिन कंटेनिंग फूड खा लिया तो देखिए, ये जो मेडिसिन दिख रही है आपको जिसका नाम क्या है, ट्रेनिल साइप्रोमाइन, ट्रेनिल साइप्रोमाइन, ये कौन सी कैटेगरी की मेडिसिन है? ये है मोनोअमाइन एक्स ऑक्सीडेज इनहिबिटर कैटेगरी की। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की। कौन सी? जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं MAOI कैटेगरी की ड्रग। ये किसकी कैटेगरी होती है, ये कब यूज में लेते हैं? एंटी डिप्रेजेंट मेडिसिन है ये। कौन सी? एंटी डिप्रेजेंट। डिप्रेशन के पेशेंट में ये मेडिसिन दी जाती है, यानी कि कौन सी मेडिसिन है? एंटी डिप्रेजेंट मेडिसिन है। अब ये MAOI यानी कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर अगर आप किसी पेशेंट को एडवाइज कर रहे हैं या फिर कोई पेशेंट ले रहा है और उसके साथ में वो फूड खा ले जिसके अंदर क्या हो, टायरामाइन हो, जिसके अंदर क्या हो, टायरामिन। तो ये टायरामिन किसके अंदर होता है? जैसे कि चीज हो गया आपका, जैसे कि सौर क्रीम हो गया, खट्टा क्रीम हो गया, ओके, या लीवर हो गया, बनाना के अंदर भी होता है, ये बनाना के अंदर हो गया, चॉकलेट हो गया आपका, चॉकलेट हो गया आपका, या फिर हीस्ट हो गया। ओके, ये सब फूड खा लिया इस मेडिसिन के साथ में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? टायरामिन कंटेनिंग फूड और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर खा लिया तो पेशेंट के अंदर इसका एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलेगा और हो जाएगा पेशेंट के अंदर क्या, मालिग्नेंट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। इसलिए जब भी पेशेंट को मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एडवाइज करते हैं तो उसके साथ में ये जो टायरामिन कंटेनिंग फूड होता है इसको अवॉइड करना होता है। तो फिजिशियन क्यों मना कर रहा है? क्योंकि पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाएगा अगर साथ में टायरामिन कंटेनिंग फूड खा लिया तो। ओके, ये जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है इसकी कुछ एग्जांपल आपको याद रखने हैं ताकि अगर क्वेश्चन में और किसी नाम से पूछे तो भी आपको ध्यान रखना। एक तो हो गई ये ट्रांसली साइप्रोमाइन, ओके, और एक हो गया आपका आइसो कार्बोक्साजिड होगा, आइसो कार्बा कार्बोक्साजिड। एक होता है आपका फेनेल्जिन, एक होती है आपका सेलेजिन, ओके, एक होता है आपका रासाजिलिन। रासाजिलिन भी एक मेडिसिन आती है, रासाजिलिन। तो ये सब कौन सी कैटेगरी की मेडिसिन है? मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। इसके साथ में टायरामिन हमेशा क्या करना है, अवॉइड करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। इसके रिगार्डिंग हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए
नेक्स्ट वाला अगला क्वेश्चन है द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम विथ शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ एंजाइटी एंड टैकीकार्डिया। एक इमरजेंसी में पेशेंट एडमिट हुआ है जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, एंजाइटी है और टैकीकार्डिया है। ईसीजी रिवील्स एट्रियल फिब्रिलेशन विद वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स रेट ऑफ द 130 बीट्स पर मिनट्स। ओके, यहाँ पे एक पेशेंट जो एडमिट हुआ है उसको क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एंजाइटी, टैकीकार्डिया है। द डॉक्टर ऑर्डर्स क्यूनिडिन सल्फेट। क्यूनिडिन कौन सी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एडवाइस की है जिस पेशेंट को क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से। वाइल ही इज रिसीविंग क्यूनिडिन द नर्स शुड मॉनिटर हिज ईसीजी। अब जो पेशेंट क्यूनिडिन ले रहा है तो आप ईसीजी में उस पेशेंट के लिए क्या मॉनिटर करोगे, पीक पी वेव, एलिवेटेड एसटी सेगमेंट, इन्वर्ट टी वेव या फिर प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल या फिर प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल। अब देखिए पेशेंट को क्या है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन तो है लेकिन उसमें टैकीकार्डिया है, यानी कि पल्स लेस नहीं है। ओके, तो रिजम मीजरेबल है, इसलिए उस पेशेंट को पहले मेडिकल मैनेजमेंट से है रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे वीएफ में पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको दे रहे हैं। वैसे सीक्वेंस तो ये होता है कि उस पेशेंट को सबसे पहले बीटा ब्लॉकर दी जाएगी, बीटा ब्लॉकर के बाद में उसको सोडियम चैनल ब्लॉक कर दी जाएगी, सोडियम के बाद में उसको पोटेशियम चैनल ब्लॉक कर दी जाएगी और लास्ट में मेडिकल मैनेजमेंट में दिया जाता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये सीक्वेंस होता है एंटी अरिथमिक जो ड्रग्स होती है उसको यूज करने का। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है कि आप उसको कैल्शियम दे रहे हो तो क्या मॉनिटर करोगे। अब ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये क्या करवाएगी, हार्ट रेट को डिक्रीज करेगी। हार्ट रेट डिक्रीज यानी कि अगर इसकी जो ओवरडोज हो गई तो पेशेंट का क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, यानी कि ये हार्ट को ब्लॉक भी कर सकती है, हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो, टॉक्सिसिटी हो जाए तो। और जब हार्ट ब्लॉक होगा तो इसीलिए में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल। ओके, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा और ये क्यूटी प्रोलॉन्ग्ड किसको शो करता है कि हार्ट ब्लॉक हो गया है, हार्ट ब्लॉक को शो करता है। एडवर्स एक्शन हो गया है किसका, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का। तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते टाइम आपको क्या करना है, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल को मॉनिटर करना है। इन्वर्टेड टी वेव यहाँ पे नहीं होगा, एलिवेटेड एसटी सेगमेंट तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में होता है और पीक्ड पी वेव आपको किस में देखने को मिलता है, हाइपोकैलेमिया के अंदर। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीडोकैन इज ए मेडिकेशन फ्रीक्वेंटली ऑर्डर फॉर द क्लाइंट एक्सपीरियंस। अब देखिए यहाँ पे लीडोकैन आपसे पूछा गया, लीडोकैन कौन सी कैटेगरी की मेडिसिन है, सोडियम चैनल ब्लॉकर। ओके, एट्रियल टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, हार्ट ब्लॉक या फिर वेंट्रिकुलर ब्रेकीकार्डिया। अब देखिए हार्ट ब्लॉक में तो ऑलरेडी ब्रेडीकार्डिया है, वेंट्रिकुलर ब्रेडीकार्डिया में भी पेशेंट को ब्रेडीकार्डिया है, तो ये जो लिग्नोकैन सोडियम चैनल ब्लॉकर तो ऑलरेडी हार्ट रेट को कम करेगी, तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए आपके। अब एट्रियल टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एट्रियल टैकीकार्डिया नहीं होता, मोस्टली एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलता है। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर क्या दी जाएगी, यहाँ पे ये एंटी अरिथमिक ड्रग्स दी जाती है, एंटी अरिथमिक ड्रग्स। और इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है कि फर्स्ट नंबर पे जो यूज में ली जाती है वो होती है बीटा ब्लॉकर। जैसे कि आपका जो प्रोलोल लास्ट में नाम आता है, जैसे कि मेटाप्रोलोल हो गया आपका, ओस्मोप्रोलोल हो गया आपका, ये सब मेडिसिन। ओके, लेबिटालोल हो गया। इसके बाद में मान लीजिए इससे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो सेकंड सीक्वेंस में जाके कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर। और ये कौन सी मेडिसिन होती है, जैसे कि ये हो गया लीडोकैन, लीडोकैन हो गया, लिग्नोकैन हो गया। ओके, अगर इससे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो थर्ड सीक्वेंस होता है आपका कौन सा, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर का, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर का। और ये कौन सी मेडिसिन होती है, आपने नाम सुना होगा, एमियोडेरोन। ओके, और अगर इससे भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो लास्ट में मेडिकल मैनेजमेंट के रूप में देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एक आपने नाम सुना होगा डिल्टीजिम मेडिसिन, डिल्टीजिम।
या फिर आप जो अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था आपने क्यूनिडीन, क्यूनिडीन ये भी कौन सी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो ये मेडिसिन दी जाती है किसके लिए, जब पेशेंट को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, द डॉक्टर ऑर्डर 2% नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट इन ए 1 इंच डोज एवरी 12 आवर्स। एक पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन एंटीजी ऑइंटमेंट एडवाइज की गई है। प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट इंक्लूड, यहाँ पे प्रॉपर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट का वो क्या होगा वो क्या होगा, देखिए रोटेशन एप्लीकेशन साइट्स लिमिटिंग एप्लीकेशंस टू द सेस्ट, यानी कि सेस्ट पे अप्लाई नहीं करके आप लोअर एक्सट्रीमिटी पे करोगे, जी नहीं। जो ऑइंटमेंट होता है वो हमेशा आपको लोअर एक्सट्रीमिटी पे नहीं बल्कि अपर एक्सट्रीमिटी पे ही अप्लाई करना है। अपर, या तो अपर एक्सट्रीमिटी हो गया, या फिर बॉडी का जो अपर पार्ट होता है बैक हो गया, या फिर पेशेंट का आर्म हो गया, अपर आर्म हो गया, वहाँ पे अप्लाई करना है, लोअर पार्ट पे अप्लाई नहीं करना है। रबिंग इनटू द स्किन, ये जो नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट होता है ये अप्लाई करने के बाद में डू नॉट रब, रबिंग नहीं करना होता है, रबिंग नहीं करना होता है, और ना ही इसको गॉज से पैक करना होता है। देन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, रोटेटिंग एप्लीकेशन साइट है। जो एंटीजी आप लगा रहे हैं 12 आवरली ऑर्डर किया, यानी कि एक बार मॉर्निंग में एक बार इवनिंग में, तो आप क्या करोगे, साइट को चेंज करते रहोगे। एक बार आपने सेस्ट पर लगा लिया तो जो नेक्स्ट टाइम डोज नेक्स्ट होगी वो आप उसके बैक में लगाओगे या फिर आर्म पे लगाओगे, ताकि पेशेंट को क्या है स्किन जो इरिटेशन है वो नहीं हो, टू प्रिवेंट स्किन इरिटेशन। ओके, तो स्किन इरिटेशन नहीं होना चाहिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करोगे, जो एप्लीकेशन साइट है उसको रोटेट करते रहोगे। अगला क्वेश्चन, द फिजिशियन प्रेस्क्राइब्स कैप्टोप्रिल 25 mg POTID for the client with a hypertension. Which of the following adverse reaction can occurs with the administration of the कैपोटेन, यानी कि एक पेशेंट को कैप्टोप्रिल मेडिसिन एडवाइज की गई है जिसको हाइपरटेंशन है। अब इसका एडवर्स रिएक्शन क्या हो सकता है, टाइनिटस, परसिस्टेंट कफ, मसल्स वीकनेस, या फिर डायरिया। ये जो कैप्टोप्रिल है, कैप्टोप्रिल, अब जितनी भी मेडिसिन जिसके लास्ट में प्रिल लगता है, जैसे कि एनाप्रिल हो गया, कैप्टोप्रिल हो गया, ये सब कौन सी कैटेगरी की मेडिसिन होती है, कौन सी कैटेगरी की एंटी हाइपरटेंसिव है, ये है आपकी ACE इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर। और जब कभी किसी पेशेंट में ACE इनहिबिटर दी जाती है तो इसका एक एडवर्स साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, वो होता है ड्राई कफ। ड्राई कफ इसका साइड इफेक्ट होता है। तो अब इस पेशेंट में कैप्टोप्रिल लेने की ACE इनहिबिटर दे रहे हो तो उसके अंदर एज एडवर्स रिएक्शन आपको क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेगा, परसिस्टेंट कफ, परसिस्टेंट कफ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके सामने, द क्लाइंट इज एडमिटेड विथ ए BP ऑफ 210/100, हर डॉक्टर्स ऑर्डर्स फ्रूसियमाइड 40 mg IV स्टेट, हाउ शुड द नर्स एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब फ्रूसियमाइड टू द क्लाइंट। जब पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है तो ओल्ड एज में, जब ओल्ड एज होती है ना, ओल्ड एज में हाइपरटेंशन हो तो वहाँ पे डायूरेटिक भी एडवाइज की जाती है, डायूरेटिक्स भी क्या की जाती है, ट्रीटमेंट में एडवाइज की जाती है। अब इस पेशेंट में हाइपरटेंशन है, इसलिए जो ऑर्डर किया है स्टेट कौन सा, फ्रूसेमाइड लेसिक्स IV रूट से, IV स्टेट देना है 40 mg का। ओके, आपको ध्यान रखना है लेसिक्स 2 ml का जो एम्पूल आता है वो आता है 20 mg का, यानी कि ईच एम एल कितना आएगा, ईच ml आता है 10 mg का। अब इसको 40 mg IV स्टेट देना है तो आप कैसे दोगे, बाय गिविंग इट ओवर 1 to 2 मिनट्स, डायरेक्टली सीरीज में लोड करोगे और 1 से 2 मिनट के अंदर दे दोगे। बाय हैंगिंग इट IV पिगी बैग के अंदर हैंग करके, विथ नॉर्मल सलाइन या फिर विथ ए फिल्टर। तो जो लेसिस होता है वो डायरेक्टली IV रूट से दिया जाता है, 1 से 2 मिनट के अंदर स्लोली आप उसको डायरेक्टली IV एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसको ना तो सलाइन के साथ में मिक्स करने की रिक्वायरमेंट है ना कुछ और। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए क्लाइंट इज रिसीविंग हेपेरिन फॉर द थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस फॉर ऑफ द लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग से ड्रग रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द हेपेरिन। अब देखिए एक पेशेंट में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, यानी कि क्लोट का फॉर्मेशन हो रखा है ब्लड का, उसको डायलूट करने के लिए यहाँ पे हेपेरिन एडवाइज किया है, हेपेरिन एंटी कोगुलेंट। ओके, अब इसमें से कौन सी ड्रग है जो हेपेरिन के इफेक्ट को रिवर्स करेगी, यानी कि डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है
कि एंटीडोट क्या है हेपेरिन का, कि हेपेरिन की जो डोज ज़्यादा हो गई है तो उसका एंटीडोट क्या होगा। हमेशा हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोटामाइन सल्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एंटीडोट क्या होगा, प्रोटामाइन सल्फेट। इसके साथ में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अगर पेशेंट को जो हिपेरिन चल रहा है, हिपेरिन चल रहा है तो उस हिपेरिन की जो इन्वेस्टिगेशन होता है हिपेरिन का इफेक्टिवनेस देखने के लिए वो कौन सा होता है, तो वो होता है हमेशा एपीटीटी। एपीटीटी टेस्ट किया जाता है जब हिपेरिन का इन्फ्यूजन चलता है। एक हिपेरिन जो ड्रग ऑफ चॉइस की बात करूँ कि कौन से कैटेगरी में है, तो जब पल्मोनरी कौन सी कंडीशन में है, तो जब पेशेंट को पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो जाता है, पल्मोनरी इम्बोलिज्म, तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी हेपेरिन, और वहाँ पे हेपेरिन का इन्फ्यूजन चलाया जाता है और उस इन्फ्यूजन की डोज आपसे पूछ सकते हैं, कई बार पूछी जा चुकी है, तो वो होता है 18 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर आवर, ये उसकी डोज होती है। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन, द नर्स इज मेकिंग असाइनमेंट फॉर द डे विच क्लाइंट से शुड बी असाइन टू द प्रेग्नेंट नर्स। ओके, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। ओके, कि यहाँ एक जो सुपरवाइजर नर्स है या फिर जिसको बोल सकते हैं कि अपन एएनएस है या फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, वो असाइनमेंट बना रहा है डे के अंदर कि कौन से पेशेंट को कौन सा नर्सिंग ऑफिसर देखेगा। ओके, तो इसमें से एक जो स्टाफ है नर्सिंग ऑफिसर वो प्रेग्नेंट भी है, फीमेल है। अब उसमें से कौन सा पेशेंट है जो उस फीमेल नर्स को नर्सिंग ऑफिसर को असाइन किया जाएगा। द क्लाइंट receiving liner accelerator radiation therapy for the lungs cancer, the client with a radium implant for the cervical cancer, the client who has just been administered soluble brachytherapy for the thyroid cancer, या फिर the client who returned from the placement of the iridium seed for prostate cancer। अब देखिए इन चारों ही ऑप्शन के अंदर आपको कहीं ना कहीं रेडिएशन का जो है लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। तो आपने तो पढ़ रखा होगा कि अगर किसी पेशेंट में क्या लगा हुआ है, रेडिएशन है, तो रेडिएशन वाले पेशेंट में प्रेग्नेंट लेडी को उसका हैंडओवर देते ही नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी को रेडिएशन वाला कोई पेशेंट देखने को नहीं, क्योंकि जो उसके अंदर जो फीटस है उस फीटस के ऊपर रेडिएशन का नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और ऑर्गन जो जेनेसिस होता है, ऑर्गन का डेवलपमेंट, उसके अंदर कुछ डिफॉर्मिटीज हो सकती है। ठीक है, इसलिए जब प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको जिस पेशेंट में रेडिएशन लगा हुआ हो उसको हैंडओवर नहीं देती। अब देखिए ऑप्शन को आप धीरे से विजुअलाइज अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से एक पेशेंट तो उसको देना ही है। अब कौन सा पेशेंट, देखिए एक पेशेंट है जो कहाँ से आया है, रेडिएशन वार्ड से आया है, उसको इरिडियम सीड फॉर द प्रोस्टेट कैंसर, यानी कि उसको रेडिएशन इम्प्लांट लगा हुआ है, यानी कि वो रेडिएशन को अभी भी कैरी कर रही है, रेडिएशन इम्प्लांट को कैरी कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये नर्सिंग ऑफिसर इस पेशेंट को देखेगा तो उसके अंदर भी रेडिएशन लगेगा, उसको ट्रांसफ़र होगा, तो ये पेशेंट तो नहीं देना है। अब एक पेशेंट है ये वाला जो सोल्यूबल ब्रेकीथेरेपी एडमिनिस्टर करने के बाद में वापस वार्ड में आया है। अब इसको सोल्यूबल ब्रेकीथेरेपी एडमिनिस्टर की आईवी लाइन से, तो डेफिनेटली जो यूरिन के थ्रू हुआ या फिर फीकस के थ्रू हुआ, कहीं ना कहीं वो ब्रेकीथेरेपी या फिर जो सोल्यूबल रेडिएशन है वो एक्सक्रीट आउट होगा और नर्सिंग ऑफिसर उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसको उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। देन ये भी पेशेंट नहीं देंगे। एक पेशेंट को रेडियम इम्प्लांट लगा हुआ है, डेफिनेटली तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है रेडिएशन के, तो ये भी नहीं देंगे। लेकिन ये जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, लाइनर असलेटर रेडिएशन थेरेपी फॉर द लंग्स कैंसर, एक पेशेंट जो गया है उसको लाइनर असलेटर रेडिएशन थेरेपी लगी, फिर से वार्ड में आ गया, यानी कि ये पेशेंट है इसके पास में अभी भी जो एक्टिव सोर्स है रेडिएशन का वो अभी तक कुछ नहीं है। असलेटर में क्या होगा, हाई डोज रेडिएशन दे दिया जाएगा एक बार में और फिर पेशेंट को वापस फिर से वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस पेशेंट के पास में एक्टिव सोर्स कुछ भी नहीं होता रेडिएशन का, तो ये पेशेंट आप प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द नर्स इज प्लानिंग रूम असाइनमेंट फॉर द डे विच शुड बी द असाइन टू ए प्राइवेट रूम इफ ओनली वन इज अवेलेबल। अब आपके पास में क्या है कि 4 पेशेंट अवेलेबल है और एक प्राइवेट रूम है, इसमें से कौन से पेशेंट को आप प्राइवेट रूम दोगे? ए क्लाइंट विथ कसिंग डिजीज, ए क्लाइंट विथ डायबिटीज़, ए क्लाइंट विथ एक्रोमेगाली या फिर ए क्लाइंट विथ मिक्सिडिमा, यानी कि इसको क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। देखिए आप देखिए, मान लीजिए कसिंग डिजीज का पेशेंट है। कसिंग डिजीज में क्या होता है, कॉर्टिसोल का लेवल हाई होता है। अब कॉर्टिसोल का लेवल हाई होता है तो पेशेंट की इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, पेशेंट की डिक्रीज हो जाती है इम्यूनिटी।
उसके अंदर क्या होता है, इम्यूनो सप्रेशन देखने को मिलता है, और इम्यूनो सप्रेशन है पेशेंट में तो रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन इज इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो इस पेशेंट को आपको एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ अदर पेशेंट के ये कांटेक्ट में नहीं आए, अदर पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आए, नहीं तो अदर पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी वीक है। इस पेशेंट को दोगे आप प्राइवेट रूम। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को प्राइवेट रूम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इसको अदर पेशेंट से इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है। इसी तरह एक्रोमेगाली, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है, ओके, तो इसको भी रिस्क नहीं है। मिक्सिडिमा में हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो इसको भी यहाँ पे इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। देन आप क्या इसको दोगे, कसिंग डिजीज वाले पेशेंट को प्राइवेट रूम दोगे, प्राइवेट बेड दोगे। अगला क्वेश्चन है, द सर्ज नर्स विटनेस द नर्सिंग असिस्टेंट हीटिंग द क्लाइंट इन द लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी। एक जो सर्ज नर्स है वो एक नर्सिंग असिस्टेंट को देख रही है कि वो किसी पेशेंट को हीटिंग यानी किसी पेशेंट को मार रहा है, ठीक है। द नर्सिंग असिस्टेंट कैन बी चार्ज विद, अब जो नर्सिंग असिस्टेंट है वो उसके ऊपर क्या चार्ज लग सकता है, वो पेशेंट को इंटेंशनली क्या कर रहा है, मार रहा है, ओके, उसको चोट पहुंचा रहा है, तो ये किसके अंदर इंक्लूड होगा। देखिए अगर अपन पढ़ते हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ द नर्सिंग, लीगल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग को अपन पढ़ते हैं, इसके सामने ऑप्शन है आपके सामने, नेग्लिजेंसी है, टोर्ट है, असोल्ट है और माल प्रैक्टिस है। अब लीगल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग को पढ़ते हैं तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो सिविल होता है, सिविल लॉ, सिविल लॉ, ओके, और सिविल लॉ के अंदर इंक्लूड होता है टोर्ट, ओके, टोर्ट, टोर्ट मीन्स किसी को हानि पहुंचाना, ओके। अब ये जो टोर्ट होता है, ये टोर्ट दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ओके, किसी को हार्म पहुंचाना, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका इंटेंशनल, इंटेंशनल, इंटेंशनल मतलब आप जानबूझ के किसी को क्या पहुंचा रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो, हानि पहुंचा रहे हो, टच कर रहे हो। एक होता है अनइंटेंशनल, यानी कि आप जानबूझ के किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, बल्कि हो जाता है क्योंकि आपको आता नहीं था, ठीक है, डेफिनेटली। तो जो अनइंटेंशनल है इसके अंदर आता है नेग्लिजेंसी और माल प्रैक्टिस, ओके, नेग्लिजेंसी और माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस में तो क्या आएगा कि अगर आपने किसी वार्ड बॉय को बोला कि किसी पेशेंट को ड्रिप चेंज कर दे या फिर किसी को कैनुला रिमूव कर दे, तो डेफिनेटली ये वार्ड बॉय का काम नहीं है, उसको नहीं आता है, तो उससे गलती हो जाएगी, सही नहीं लगेगा, तो ये तो किस में आएगा, माल प्रैक्टिस में आएगा। लेकिन ये तो किस में आएगा, नेग्लिजेंसी में आएगा, क्योंकि ये उसका काम नहीं था। लेकिन अगर नेग्लिजेंसी किसी प्रोफेशनल पर्सन द्वारा की जाती है, जैसे कि आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया है कि सिरिंज कौन सी यूज़ करनी है, किस तरीके से कैनोला लगाना है, कौन सा कैनोला लगाना है, ये सब ट्रेनिंग दी गई है, इसके बावजूद आप पेशेंट की केयर करते टाइम उसको क्या कर देते हो, गलत कैनोला लगा देते हो, या फिर आईएम से देने वाली ड्रग्स आईवी रूट से दे देते हो, क्योंकि आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया गया है कि कौन सी ड्रग्स आईवी देनी है और कौन सी आईएम देनी है, लेकिन इस ट्रेनिंग के बावजूद आप उसको गलत दे देते हो, तो ये किस में आएगा, आपका माल प्रैक्टिस में आएगा। कि जो गलती है वो आपके द्वारा की गई है, आपको पता है फिर भी की गई है, तो वो आएगा कि प्रोफेशनल पर्सन द्वारा अगर नेग्लिजेंसी की जाती है तो उसको माल प्रैक्टिस बोला जाता है। तो ये तो अनइंटेंशनल हो गया। इंटेंशनल में आप जानबूझ के करते हो, तो ये जो असोल्ट है ये किस में आएगा, इंटेंशनल टोर्ट के अंदर आएगा। असोल्ट, असोल्ट मीन्स आप किसी पेशेंट को क्या कर रहे हो, फिजिकली या फिर मेंटली हार्म पहुंचा रहे हो, मेंटल हार्म पहुंचा रहे हो। जैसे कि किसी बच्चे को आप बड़ा सा सिरिंज है, निडल है, वो दिखा के डरा रहे हो कि अगर नहीं चोया तो मैं 16 गेज की निडल है ये तेरे अंदर घुसा दूंगा, तो ये क्या होता है, एक असोल्ट होता है, मेंटली असल्ट होता है। लेकिन आप अगर किसी पेशेंट को टच करके फिजिकली उसको हार्म पहुंचा रहे हो, तो ये होता है, ये भी होता है आपका फिजिकली असोल्ट। तो ये किसके अंडर में आएगा, असोल्ट के अंडर में, और उस नर्स के ऊपर चार्ज किसका लगेगा, असोल्ट का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच असाइनमेंट शुड बी परफॉर्म्ड बाय द लाइसेंस्ड प्रैक्टिस नर्स, LPN, ओके, जिसको ट्रेनिंग नर्सिंग की नहीं की हुई है लेकिन प्रैक्टिस की जो सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, वो उसके पास में है, उसको इसमें से कौन सा जो असाइनमेंट है वो परफॉर्म करने के लिए अलाउ करोगे आप। इंसर्टिंग ए फोलिस कैथेटर, डिसकंटिन्यूइंग ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ऑब्टेनिंग ए स्पुटम स्पेसिमेन, स्टार्टिंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ओके, नॉट बी परफॉर्म्ड है, इसमें से कौन सा काम LPN को नहीं देना है, ये बताना है आपको। तो फोलिस कैथेटर LPN डाल सकता है,
ओके, डिसकंटिन्यू द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी कर सकता है, स्पूटम का स्पेसिमेन कलेक्ट कर सकता है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक एलपीएन को स्टार्ट नहीं करना है। हाँ, ये नर्सिंग ऑफिसर है, उसको असिस्ट कर सकता है, एलपीएन असिस्ट कर सकता है नर्सिंग ऑफिसर को कंफर्म करने में पेशेंट है या फिर ब्लड कंपोनेंट है उसको, लेकिन स्टार्ट नहीं करना है। देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। द क्लाइंट रिटर्न टू द यूनिट फ्रॉम द सर्जरी विथ ए ब्लड प्रेशर ऑफ 90/50। ओके, सर्जरी के बाद में पेशेंट पोस्ट ऑप एरिया में आया है, उसका ब्लड प्रेशर 90/50 है, पल्स 132 है, रेस्पिरेटरी रेट 30 है। विच एक्शन बाय द नर्स शुड बी रिसीव्ड प्रायोरिटी। यहाँ पे नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? कंटिन्यू द मॉनिटर वाइटल साइंस, कॉन्टेक्ट द फिजिशियन, आस्क द क्लाइंट्स हाउ ही फील एंड आस्क द एलपीएन टू कंटिन्यू द पोस्ट ऑप केयर। देखिए, पोस्ट ऑप पीरियड में पेशेंट को आते ही सबसे पहले आपको एयरवे को प्रायोरिटी देनी है और उसके बाद में वाइटल चेक करने। अब डेफिनेटली पेशेंट को जो ब्लड प्रेशर है वो 90/50 है, इट मीन्स कि पेशेंट को क्या है, हाइपोटेंशन है, और इस हाइपोटेंशन की वजह से पेशेंट को टैकीकार्डिया भी हो रहा है। तो ये जो वाइटल साइन है ये नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल है, तो ये तुरंत आपको इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को। तो कॉन्टैक्ट टू द फिजिशियन इमीडिएटली, कॉन्टैक्ट टू द फिजिशियन इमीडिएटली इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। अगला क्वेश्चन है, द नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ बीटा थैलेसीमिया मेजर विच थेरेपी इज यूज टू ट्रीट थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया में क्या होता है, आपकी ब्लड सेल का फॉर्मेशन सही से नहीं होता। ओके, अब नॉर्मल आरबीसी देखने को मिलती है, अब नॉर्मल आरबीसी उसका जो लाइफ स्पान है वो शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट लाइफ स्पान। और फ्रीक्वेंटली पेशेंट के अंदर क्या होगा, एनीमिया देखने को मिलेगा। उस एनीमिया को ट्रीट करने के लिए फ्रीक्वेंटली उस पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा। तो कौन सी थेरेपी? फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूज्ड इन थैलेसीमिया पेशेंट। देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैज इन ऑर्डर टू स्वीट टेस्ट टू बी डन। ओके, विच फाइंडिंग वुड पॉजिटिव फॉर द सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज़ है जिसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अफेक्ट होती है मैक्सिमम, और उस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो सीक्रेट होने वाला थिक सीक्रेशन है, जो सीक्रेशन है वो क्या हो जाता है, थिन नहीं रहता, थिक हो जाता है, और वो डक्ट के अंदर जम जाता है। तो स्वेट के अंदर भी जम जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये अफेक्ट करता है। उस वजह से पेशेंट में फ्रीक्वेंटली बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, या फिर डाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि जो आपको वहाँ पे फूड खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। ओके, अनडाइजेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो उस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं ये डिजीज़ कौन सी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। और इसको डायग्नोस करने के लिए स्वेट क्लोराइड टेस्ट किया जाता है, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। ओके, इस स्वेट क्लोराइड टेस्ट को में जो स्वेट है, पसीना है, उसका स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है। उस स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के लिए स्वेट भी तो होना जरूरी है। तो स्वेट को इंड्यूस करने के लिए एक पिलोकार्पिन टैबलेट दी जाती है, पिलोकार्पिन, ये भी आपको याद रखनी है। पिलोकार्पिन टैबलेट देने के बाद पेशेंट को जो स्वेटिंग होगी वो स्वेट कलेक्ट किया जाएगा, और उसके अंदर सोडियम कितना है वो क्या किया जाएगा, असेस किया जाएगा सोडियम। अगर स्वेटिंग के स्पेसिमेन के अंदर ये जो सोडियम है ये मोर देन 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ गया, तो ये इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। तो इसके अंदर कौन सा, सीरम नहीं, सीरम तो 135 से लेकर 145 तक नॉर्मल है। ओके, स्वेट एनालिसिस में 69 है, तो ये मोर देन 60 है, ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस है। पोटेशियम नहीं देखते इसमें, और वैसे ये सीरम पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू है, कैल्शियम का भी नॉर्मल वैल्यू है, और कैल्शियम उसमें नहीं देखते स्वेट क्लोराइड में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, the nurse is caring for the child with a large meningomyelocele is aware that the priority care of this client। ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। ओके, मेनिंजोमाइलोसिल है पेशेंट में, प्रायोरिटी नर्सिंग केयर क्या होगी? चलिए,
cover the defect with a most sterile saline gauze piece, place the infant on supine position, feed the infant slowly या फिर measure the intake output। देखिए अब मेनिंजोमाइलोसिल होता क्या है, एक कंडीशन होती है स्पाइना बाइफिडा, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में अगर आपके जो वर्टिब्रल बोन है उसका सही से फॉर्मेशन नहीं हो, ओके, तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी लेयर का सही से फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड और उसका जो कंटेंट है वो प्रोड्यूस हो जाता है। इसको बोलते हैं जो स्पाइनल जो वर्टिब्रा है उसका सही से फॉर्मेशन नहीं होना, उसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो होता है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। तो इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड या फिर आपका जो वहाँ की नर्व या फिर वहाँ का कोई भी जो मसल्स है, टिश्यू है, प्रोड्यूस नहीं होता है, ओनली हेयर पफ देखने को मिलता है, वहाँ पे हेयर का पफ देखने को मिलता है, ओके। तो उसको बोल देंगे स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ओके। एक होता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, इसके अंदर आपको स्पाइनल जो कॉर्ड हो गया या फिर उसकी लेयर हो गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड्स की, वो आपको देखने को मिलेगी प्रोड्यूस, ठीक है। उसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। इसको दो टाइप से में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है आपका मेनिंजोसील, मेनिंजोसील, मेनिंजोसील का मतलब होता है जो पार्ट प्रोड्यूस हो रखा है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है वो इन्वॉल्व नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड या फिर वहाँ की कोई नर्व इन्वॉल्व नहीं है। और एक होता है आपका मेनिंजो माइलोसील, मेनिंजो माइलोसील, इसके अंदर क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, ओके। तो ये अगर दोनों ही कंडीशन है तो आपको क्या करना है, प्रायोरिटी होती है कि उस पेशेंट को एक तो आपको सुपाइन पोजीशन नहीं देनी है, सुपाइन पोजीशन नहीं देनी है। फीडिंग का इससे कोई रिलेशन नहीं है, स्लो फीडिंग क्यों करवाओगे यहाँ पे, इनटेक आउटपुट का रिलेशन नहीं है यहाँ पे। तो प्रायोरिटी होती है कि ये जो प्रोट्यूज पार्ट है उसको आप एक मोस्ट गीला करके सलाइन का गोज पीस लो, उस पार्ट को कवर कर दो ताकि वो रप्चर नहीं हो, और पेशेंट को साइड लाइंग या फिर जो प्रोन पोजीशन देते हैं, सुपाइन नहीं देते हैं। तो प्रायोरिटी क्या रहेगी, कवर द डिफेक्ट विथ मोस्ट स्टेराइल सलाइन गोज पीस। अगला क्वेश्चन, द नर्स इज कैरिंग फॉर एन इन्फेंट एडमिटेड फ्रॉम द डिलीवरी रूम विच फाइंडिंग वुड बी रिपोर्टेड। ओके, एक इन्फेंट है जो एडमिटेड हुआ है कहाँ पे, डिलीवरी रूम के अंदर, जस्ट उसका बर्थ हुआ है, तो इसमें से कौन सी फाइंडिंग है वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करनी है, असाइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस, हेलिक्यून साइन या फिर एब्सेंट फीमोरल पल्स। देखिए असाइनोसिस का मतलब है साइनोसिस नहीं है उसके अंदर, ओके। अब साइनोसिस नहीं है तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, क्यों इन्फॉर्म करना। एक्रोसाइनोसिस यानी कि जो एक्सट्रीमिटी है अपर और लोअर, उसके अंदर साइनोसिस देखने को मिल रहा है, मिडिल पार्ट है बॉडी का जैसे कि ट्रंक हो गया, एब्डोमेन हो गया, वहाँ पे नॉर्मल आपको देखने को मिल रहा है, कलर साइनोसिस नहीं है, ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं है। तो ये तो इस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। और इन्फेंट के अंदर, न्यूनेट के अंदर ये कंडीशन भी नॉर्मल होती है, उसके अंदर नॉर्मली एक्रोसाइनोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। और हेलिक्यून साइन का मतलब होता है बॉडी का हाफ पार्ट है जो होता है वो आपको रेडिश दिखेगा। तो ये भी नियोनेट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपरली जो ब्लड सप्लाई है वो इस्टेब्लिश नहीं होती है, तब तक ये देखने को मिल सकता है। तो ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है नियोनेट के अंदर, ठीक है, इन्फेंट के अंदर, नियोनेट इन्फेंट के अंदर। लेकिन एब्सेंट फीमोरल पल्स है, ओके, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को या फिर उस बच्चे को क्या हो सकता है, को एरेक्शन ऑफ द एरोटा। कोएरेक्शन एरोटा में क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से एरोटा अराउज हुआ और ये हो गया आर्क ऑफ अरोटा, आर्क ऑफ अरोटा, ओके। और इस आर्क ऑफ अरोटा से आपकी यहाँ से जो अपर बॉडी पार्ट को है जो सप्लाई होती है वो आपकी यहाँ पे आर्ट्रियल सप्लाई देखने को मिलती है, और आर्क ऑफ अरोटा से यहाँ पे एब्डोमिनल एरोटा आपको देखने को मिलता है। अब इस जस्ट आर्क ऑफ अरोटा से नीचे आते हुए यहाँ से एरोटा क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्स देखने को मिलता है, नैरोइंग पार्ट ऑफ द एरोटा। यहाँ से एरोटा क्या होता है, नैरो होता है। तो जो डिस्टल पार्ट होगा, क्योंकि ये जो एब्डोमिनल एरोटा है ये आपके लोअर बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, तो इसके अंदर ब्लड कम जाता है, जबकि ऊपर वाले पार्ट के अंदर ज़्यादा सप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ से एरोटा में क्या हो रखा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है, कंस्ट्रिक्शन हो रखा है यहाँ से, तो नीचे ब्लड सप्लाई कम जाएगी। हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो अपर बॉडी पार्ट में क्या होगा, ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाएगी। तो जो अपर बॉडी पार्ट होगा
उसके अंदर तो आपको देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग पल्स, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, बाउंडिंग पल्स होगी, स्ट्रॉन्ग पल्स होगी। जबकि जो लोअर बॉडी पार्ट होगा, लोअर बॉडी पार्ट होगा उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, लो पल्स या फिर आपको वीक पल्स देखने को मिलेगी। तो अगर फीमोरल पल्स एब्सेंट है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कोरेक्शन ऑफ द एरोटा हो सकता है। तो ये फाइंडिंग आपको इन्फॉर्म करनी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The nurse is aware that a common mode of the transmission of the Clostridium difficile. ओके, Clostridium difficile ट्रांसफर होने का कॉमन रूट क्या है? ओके, यूज ऑफ द unsterile surgical equipments, contaminations with the sputums through the urinary catheter and contaminations with the stool. ओके, तो ये जो फूड पॉइजनिंग कराने वाला बैक्टीरिया है Clostridium difficile, मोस्ट कॉमन ये होता है फीको ओरल रूट से ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंटामिनेशन विद द स्टूल। ओके, यहाँ पे कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड स्टूल है, उसके कांटेक्ट में कोई आ जाए तो उसके थ्रू ये क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हो सकता है जैसे कि जो पुअर हैंड वॉशिंग हो गई उसकी वजह से, या फिर जो फूड है वो कंटामिनेटेड आपने क्या किया है, खाया है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वो है द नर्स हैज जस्ट रिसीव्ड द चेंज ऑफ द शिफ्ट रिपोर्ट, विच क्लाइंट शुड बी नर्स असेस्ड फर्स्ट। शिफ्ट चेंज हुई है, आपने हैंड ओवर लिया है, अब इसमें से कौन से पेशेंट को आप फर्स्ट देखोगे। आपके सामने 4 पेशेंट है। 2 आवर्स पोस्ट लोबेक्टोमी विथ 150 ml ड्रेनेज, 2 घंटे पहले लोबेक्टोमी हुआ है, 150 ml उसका ड्रेनेज है। 2 days पोस्ट गैस्ट्रिक्टोमी विथ स्केंट ड्रेनेज, 2 दिन हो गए उसको गैस्ट्रिक्टोमी हुए और स्केंट्री ड्रेनेज है। निमोनिया विथ एन ओरल टेम्परेचर ऑफ 102 डिग्री फ़ारेनहाइट इन ए क्लाइंट विथ ए फ्रैक्चर्ड हिप इन बक्स ट्रैक्शन। ओके, तो देखिए ऐसी कंडीशन में जब भी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आपको दिए जाते हैं तो वहाँ पे आप प्रायोरिटी वाइज चेक करते हो, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको किसको, एयरवे को। अब देखिए एक लोबेक्टोमी का पेशेंट है, 150 ml ड्रेनेज है 2 घंटे में, तो ये भी ज़्यादा है। मोर देन 50 ml पर आवर हो इनिशियली आवर्स में, तो ये ड्रेनेज क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पेशेंट कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, और जस्ट 2 आवर्स ही हुए हैं तो सबसे पहले उस पेशेंट को देखना है, क्योंकि ये इनिशियल जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है इसमें आपको पेशेंट को मॉनिटर क्लोजली करना है। देन आप क्या करोगे, 2 आवर्स पोस्ट लोबेक्टोमी वाले पेशेंट को देखोगे, अदर पेशेंट को आप मैनेज कर सकते हो बाद में भी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। A client has been receiving cyanocobalamin's and vitamin B12 injection for the past 6 weeks, which laboratory finding indicate that the medication is having the desired effect। इसमें से कौन सा जो फाइंडिंग है वो इंडिकेट कर रही है कि पेशेंट अगर साइनोकोबालामिन ले रहा है तो उसका इफेक्ट आया है उसके अंदर। न्यूट्रोफिल काउंट 60%, बेजोफिल्स, मोनोसाइट या फिर रेटिकुलोसाइट काउंट्स ऑफ द 1%। अब देखिए साइनोकोबाल्स मीन्स इट मीन्स की विटामिन B12। अब विटामिन B12 क्यों लेगा पेशेंट, अगर उसको क्या है पर्नीशियस एनीमिया, वहाँ पे एडवाइज किया जाता है विटामिन B12। और इस जो इफेक्टिव है या फिर नहीं है इसकी इफेक्टिवनेस चेक की जाती है रेटिकुलोसाइट काउंट से। रेटिकुलोसाइट क्या होती है, प्रीमेच्योर फॉर्म होती है आरबीसी की। ओके, रेड ब्लड सेल की क्या होती है, प्रीमेच्योर फॉर्म होती है रेटिकुलोसाइट्स। तो रेटिकुलोसाइट्स काउंट मेजरमेंट देखते हैं कि अगर रेटिकुलोसाइट्स में इंप्रूवमेंट है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं साइनोकोबाल्स में इफेक्टिव है। देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर क्लाइंट्स टेकिंग डायसल्फिराम, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड ईटिंग। अब देखिए एक पेशेंट है डायसल्फिराम के साथ में डिस्चार्ज हुआ है, जिसको आप टीचिंग प्रोवाइड दे रहे हो, तो क्या बताओगे कि कौन सा खाना नहीं खाना है। अब डायसल्फिराम की बात करूं तो ये कौन सी ड्रग है, एंटाब्यूज। एंटाब्यूज इट मीन्स कि एल्कोहलिक पेशेंट में दी जाती है, ये उसकी आदत को छुड़ाने के लिए। अब पेशेंट एंटाब्यूज डायसल्फिराम मेडिसिन ले रहा है और उसके साथ में कौन सा फूड खाएगा, तो उसको क्या हो सकता है, उसको वॉमिटिंग वगैरह या फिर नोजिया, डायरिया, ये सब कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो जब एंटाब्यूज यानी कि डायसल्फिराम मेडिसिन ले तो एल्कोहल कंटेनिंग वाला फूड जिसके अंदर एल्कोहल हो, या फिर एक होता है आपका विनेगरी,
विनेगरी भी एक लिक्विड ही आता है और इसके अंदर क्या होता है, एसिडिक कंटेंट देखने को मिलता है आपको, एसिडिक कंटेंट होता है इसके अंदर, ये एक लिक्विड ही होता है। तो अल्कोहल या फिर विनेगरी है, ये पेशेंट को नहीं कंज्यूम करना है। ये किया तो पेशेंट के अंदर डायसल्फिराम लाइक रिएक्शन देखने को मिलेगा और उसमें पेशेंट को क्या होगा, डायरिया होगा, पेशेंट को वॉमिटिंग होगी, पेशेंट को स्वेटिंग होगी, ओके, टैकीकार्डिया होगा, ये सब देखने को मिलेगा। तो क्या नहीं खाना है, पिकल्स सलाद विथ वेनेग्रेट ड्रेसिंग बीफ, ये पेशेंट को कंज्यूम नहीं करना है। विनेग्रेट्स क्या है, एक लिक्विड है जो एसिडिक होता है। A 70-year-old male who is recovering फ्रॉम ए स्ट्रोक एक्सिबिट्स साइंस ऑफ द यूनिलेटरल नेग्लेक्ट, एक पेशेंट है 70 साल का जो रिकवर हो रहा है कहाँ से, स्ट्रोक से, ओके। यूनिलेटरल नेग्लेक्ट के साइन को एक्सिबिट्स कर रहा है, यानी कि यूनिलेटरल नेग्लेक्ट, एक साइड की बॉडी काम नहीं कर रही है उसकी। विच बिहेवियर इज सजेस्टिव ऑफ द यूनिलेटरल नेग्लेक्ट, इसमें से कौन सा बिहेवियर ये सजेस्ट कर रहा है कि उसको जो है यूनिलेटरल नेग्लेक्ट के सिम्टम्स है वो दिखाई दे रहे हैं। द क्लाइंट्स इज ऑब्जर्व सेविंग ओनली वन साइड ऑफ हिज फेस, द क्लाइंट्स इज अनएबल टू distinguish between two tactile stimuli present simultaneously, and the client is unable to complete the range of the vision without turning his head side to side, if the client is unable to carry out cognitive and motor activity of the same time, okay। तो अगर यूनिलेटरल नेग्लेक्ट के आपको साइन और सिम्टम्स देखने हैं तो एक पेशेंट जो खुद की सेविंग कर रहा है और अपने फेस के एक साइड की सेविंग करके उसने बोल दिया कि हाँ मेरी सेविंग हो गई, इट मीन्स कि एक साइड का जो बॉडी पार्ट है उसको पता ही नहीं चल रहा है। तो ये साइन किसका है, यूनिलेटरल नेग्लेक्ट का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अदर ऑप्शन है इसका कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ में। क्लाइंट विथ एक्यूट ल्यूकेमिया डेवलप्स ए लो वाइट ब्लड सेल काउंट्स इन एडिक्शन टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द आइसोलेशन, द नर्स शुड, ओके। एक पेशेंट को ल्यूकेमिया है और उसको लो WBC है, ल्यूकेमिया के पेशेंट में लो WBC है, लो वाइट ब्लड सेल, इन एडिशन टू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द आइसोलेशन द नर्स शुड, यहाँ पे पेशेंट को आइसोलेशन तो किया हुआ है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी क्या है उसकी वीक है। इसके अलावा और क्या आप मीजर लोगे उस पेशेंट के लिए, रिक्वेस्ट दैट फूड बी सर्व्ड विथ डिस्पोजेबल यूटेंसिल, डिस्पोजेबल की ज़रूरत नहीं है, जो आप रूटीनली यूज में लेते हैं यूटेंसिल वो भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली क्या होने चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो आपका यहाँ पे रॉन्ग हो गया क्योंकि डिस्पोजेबल नॉट नेसेसरी, ओके। देन नेक्स्ट ऑप्शन है आस्क द क्लाइंट्स टू वियर ए मास्क व्हेन विजिटर्स आर पेरेंट्स, विजिटर तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होते ऐसे पेशेंट में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, कितना ही मास्क पहन के आए वो अपने साथ में इन्फेक्शन लेके आ सकते हैं और पेशेंट अफेक्ट हो सकता है उससे। प्रिपेयर IV साइट विद माइल्ड सोप एंड वाटर एंड एल्कोहल, तो ये भी कोई प्रॉपर एक्शन नहीं है उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का। देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, प्रोवाइड फूड इन सील्ड सिंगल सर्विंग पैकेज, जो उसके लिए खाना आएगा वो पैकिंग सील्ड होना चाहिए, सिंगल सर्विंग पैकेज के अंदर होना चाहिए ताकि उसके अंदर कंटामिनेटेड जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस बहुत कम रहे, लो रहे, मिनिमल रहे। अगला, ए न्यू नर्सिंग ग्रेजुएट इंडिकेट्स ए चार्टिंग्स एंट्रीज दैट ही इज ए लाइसेंस रजिस्टर्ड नर्स ऑल्दो ही हैज़ नॉट हैड रिसीव्ड रिजल्ट्स ऑफ द लाइसेंस एग्जाम, द ग्रेजुएट एक्शंस कैन बी रिजल्ट इन ए चार्ज ऑफ। अब एक नर्सिंग ऑफिसर है जिसकी नर्सिंग चल रही है और वो हॉस्पिटल में जाके खुद को ये बता रहा है कि वो नर्सिंग ऑफिसर है या फिर उसने नर्सिंग है जो कर रखी है, उसकी डिग्री कर रखी है, तो उसके ऊपर कौन सा जो अभी इतनी अपन ने पढ़ा था नर्सिंग जो एस्पेक्ट पढ़ा था उसके अंदर कौन सा एक्शन लग सकता है, ओके। फ्रॉड का, टॉर्ट का, माल प्रैक्टिस का या नेग्लिजेंसी का, तो उसके अंदर कौन सा लगेगा, उसके ऊपर कौन सा लगेगा, फ्रॉड का, क्योंकि वो क्या कर रहा है उसके पास लाइसेंस नहीं है फिर भी खुद को बता रहा है, तो वो क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। देन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नर्स इज असेसिंग द नर्स इज असाइनिंग स्टाफ फॉर ए डे, विच क्लाइंट्स शुड बी असाइंड टू ए नर्सिंग असिस्टेंट। अब नर्सिंग असिस्टेंट को इसमें से कौन सा क्लाइंट का हैंड ओवर दिया जाएगा, 5 month ओल्ड विथ ब्रोंक्यूलाइटिस, 2 days पोस्ट अपेंडेक्टोमी, 2 year ओल्ड विथ पेरी ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस या फिर 1 year ओल्ड विथ फ्रैक्चर टीबिया। चलिए अब जो नर्सिंग असिस्टेंट है उसको आप एक ऐसे पेशेंट का हैंड ओवर दोगे जहाँ पे लेस स्किल केयर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। किसकी रिक्वायरमेंट है, लेस स्किल्ड केयर, यानी कि वहाँ पे आपको ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्रोंक्यूलाइटिस है पेशेंट को
तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, यहाँ पे स्किल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कभी भी पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ सकता है, कभी भी पेशेंट को एनआईवी पे ऑक्सीजन लगानी पड़ सकती है मेजर, तो यहाँ पे स्किल की रिक्वायरमेंट है, देन इट इज़ नॉट करेक्ट। पेरी ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस है, तो यहाँ पे भी पेशेंट क्या है, इन्फेक्शन के चांसेस हैं। फ्रैक्चर टीबिया है, तो यहाँ पे भी आपको पेशेंट की पोजीशन है वो प्रॉपर मैनेज करके रखनी है। तो यहाँ पे 1-2 दिन पहले जिसको अपेंडेक्टोमी सर्जरी हुई है, यहाँ पे ज़्यादा कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये वाला पेशेंट है वो आप जो नर्सिंग असिस्टेंट है उसको दे सकते हो। During the change of the shift, the oncoming nurse notes a discrepancy in the number of the Percocets listed and the number present in the narcotic drawers. The nurse first action should be to, देखिए आपने हैंडओवर लिया है वार्ड में जाके और आपने देखा कि वहाँ पे जो क्योंकि वार्ड में हमेशा जो नार्कोटिक ड्रग्स होती है उसका एक रजिस्टर प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो मेंटेन करके रखा जाता है, प्रॉपर पेशेंट की एंट्री की जाती है, कौन से पेशेंट में कितना यूज हुआ है और अपने पास में कितना स्टॉक है, प्रॉपर मैनेज करके रखना होता है। तो आपने जैसे ही जाके हैंडओवर लिया, आपने देखा कि वहाँ पे एंट्री नहीं है, मिसिंग है नार्कोटिक ड्रग्स और उसकी एंट्री नहीं है, तो आपका क्या एक्शन होगा? नोटिफाई द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, नोटिफाई द नर्सिंग सुपरवाइजर, नोटिफाई द बोर्ड ऑफ द नर्सिंग या फिर नोटिफाई द डायरेक्टर ऑफ द नर्सिंग। तो सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर का काम होता है कि अपनी जो हायर अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म करना। तो अपने नर्सिंग ऑफिसर से ऊपर कौन सा होगा? नर्सिंग सुपरवाइजर। तो यहाँ पे आप किसको नोटिफाई करोगे? नर्सिंग सुपरवाइजर को। अब उसको उसके बाद में जो लगेगा किसको इन्फॉर्म करना है, तो वो जो भी एक्शन लेना होगा लेगा, लेकिन आप इन्फॉर्म किसको करोगे? अपनी हायर अथॉरिटी को। तो यहाँ पे एक प्रॉपर चैनल को मेंटेन करके रखना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, due to a high census it has been necessary for a number of the clients to be transferred to other units within the hospital। एक वार्ड के अंदर इतने ज़्यादा पेशेंट हो गए हैं कि आपको अदर जो वार्ड है उसके अंदर पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। विच क्लाइंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द पोस्टमार्टम यूनिट। अब पोस्टमार्टम यूनिट के अंदर एक बेड खाली है, तो इसमें से कौन सा पेशेंट आप पोस्टमार्टम यूनिट में शिफ्ट करोगे? 66 ईयर ओल्ड फीमेल विथ गैस्ट्रोएंटेराइटिस, 40 ईयर ओल्ड फीमेल विथ हिस्टेक्टोमी, 27 ईयर ओल्ड मेल विथ सीवियर डिप्रेशन, या फिर 28 ईयर ओल्ड मेल विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब देखिए गैस्ट्रोएंटेराइटिस मेडिकल सर्जिकल वार्ड के अंदर शिफ्ट करोगे आप, डिप्रेशन का पेशेंट है साइकेट्रिक वार्ड की रिक्वायरमेंट है इसको, अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है डेफिनेटली मेडिकल सर्जिकल वार्ड की रिक्वायरमेंट है इसको। जबकि फीमेल है जिसको हिस्टेक्टोमी हुई है, तो हिस्टेक्टोमी के बाद में कितनी ब्लीडिंग होती है कितनी नहीं, ये लेबर रूम में जो स्टाफ काम कर रहा है उसको अच्छे तरीके से क्या है मालूम है, पोस्टमार्टम यूनिट में जो स्टाफ काम करता है उसको पता है। तो हिस्टेक्टोमी, क्योंकि बहुत सारे पोस्टमार्टम पीरियड में भी हिस्टेक्टोमी होती है, तो उस स्टाफ को अच्छे से पता है उसकी केयर कैसे करनी है। तो ये जो हिस्टेक्टोमी वाला पेशेंट है इसको आप पोस्टमार्टम यूनिट के अंदर शिफ्ट कर सकते हो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द क्लाइंट्स इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज प्लेस्ड ऑन ए लो सोडियम डाइट। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में लो सोडियम डाइट दी जाती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक्स इज, क्योंकि वहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, ऑलरेडी एडिमा है, सोडियम दोगे तो फ्लूइड एक्युमुलेट हो गए पेशेंट में के अंदर, एडिमा और ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो लो सोडियम डाइट देनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक्स इज सूटेबल फॉर द क्लाइंट विद सोडियम रेस्ट्रिक्शन। इसमें से कौन सा स्नैक्स उस पेशेंट के लिए सूटेबल है? तो फ्रेंच पीच, फ्रेंच पीस के अंदर क्या होगा? लो सोडियम होता है, लो सोडियम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए होम हेल्थ नर्स इज मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर द मॉर्निंग विजिट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट्स शुड द नर्स विजिट फर्स्ट। ओके, होम विजिट प्लान कर रहे हैं आप मॉर्निंग विजिट में। ओके, इसमें से कौन सा क्लाइंट है जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, जिसको सबसे पहले देखोगे? ए क्लाइंट विद स्ट्रोक विद ट्यूब फीडिंग, ए क्लाइंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड कंप्लेनिंग ऑफ द नाइट टाइम डिस्निया, ए क्लाइंट विद थोरेकोटोमी 6 मंथ एगो, ए क्लाइंट विद पार्किंसंस डिजीज। तो जब भी जो पोस्ट ऑपरेटिव या फिर होम विजिट की या फिर पेशेंट को देखने की बात आए, तो हमेशा आपको जो एयरवे है उसको प्रायोरिटी देनी होती है। आप क्या देखते हैं? एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन जैसे कि। ओके, तो एयरवे वाले पेशेंट को प्रायोरिटी देनी। अब इसमें एयरवे वाला कौन सा है? ट्यूब फीडिंग पे है, स्ट्रोक का पेशेंट है, नॉर्मल है।
लेकिन एक पेशेंट जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है, नाइट टाइम में उसको डिस्निया हुआ था। डिस्निया मीन्स रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, क्योंकि हार्ट फेलियर का पेशेंट है, उसको कहीं ना कहीं फ्लूइड ओवरलोड हुआ होगा और लंग्स के अंदर फ्लूइड फिल हो गया होगा, उसकी वजह से उसको क्या हुआ, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, डिस्निया हुआ है। तो एयरवे को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देनी है, देन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस पेशेंट को आप सबसे पहले देखोगे। ए क्लाइंट विथ कैंसर डेवलप जेरोस्टोमिया। जेरोस्टोमिया का मतलब होता है ड्राइनेस ऑफ ओरल म्यूकोसा। एक जो कैंसर का पेशेंट है उसमें ओरल ड्राइनेस आपको देखने को मिल रही है। द नर्स कैन हेल्प एलिविएट्स द डिस्कम्फर्ट द क्लाइंट्स एक्सपीरियंसिंग एसोसिएटेड विद जेरोस्टोमिया बाई। एक पेशेंट को जो ये जेरोस्टोमिया डेवलप है, इसको आप एलिवेट यानी कि इसको कम करने में हेल्प कर सकते हो उस पेशेंट की। कैसे? ऑफरिंग हार्ड कैंडी। देखिए ये हार्ड कैंडी यहाँ पे ऑफर नहीं करोगे आप। पेशेंट कोई जो थर्ड स्टेज रीनल फेलियर का आउटपुट नहीं है और उसको प्यास लग रही है और वो आपसे पानी मांग रहा है, तो वहाँ पे एक्शन होता है हार्ड कैंडी। लेकिन कैंसर के पेशेंट में हार्ड कैंडी आपको नहीं देनी है, क्योंकि हार्ड कैंडी दोगे तो ये जो ओरल म्यूकोसा है उसको इरिटेट करेगी, इरिटेट द म्यूकोजा। तो यहाँ पे हार्ड कैंडी ऑप्शन नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिंग एनाल्जेसिक पेन किलर से क्या होगा यहाँ पे, स्प्लिंटिंग स्वेलन जॉइंट्स का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या दोगे, प्रोवाइडिंग स्लाइवा सब्स्टिट्यूट। स्लाइवा, क्योंकि स्लाइवा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इसलिए उसकी जो ओरल कैविटी है वो ड्राई हो रही है, तो स्लाइवा का सब्स्टिट्यूट दोगे उसको कुछ। अगला, nurse is making assignment for the day. The staff consists of the RN and LPN, the nursing assistant. Which clients could nursing assistant care for? nursing assistant patient को कौन सा patient दोगे आप? एल्जाइमर डिजीज, निमोनिया, अपेंडिसाइटिस या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ये जो हो गया अपेंडिसाइटिस का, निमोनिया का, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। यहाँ पे स्किल की रिक्वायरमेंट है, फिर से वही बात आ गई, लेस स्किल किस में चाहिए? एल्जाइमर डिजीज वाले पेशेंट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लेस स्किल चाहिए, क्योंकि इस पेशेंट को ओनली आपको असिस्ट करना होता है। इस पेशेंट को वॉशरूम में जाने के लिए, यहाँ फिर वॉक करने के लिए, या फिर मेडिसिन के लिए, ओके, या फिर खाना खाने के लिए, इसको ओनली असिस्ट करना है आपको। तो एल्जाइमर का पेशेंट सबसे स्टेबल है, तो ये पेशेंट आप किसको दोगे, नर्सिंग असिस्टेंट को। अगला क्वेश्चन है, द नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट विद सेरिब्रल पाल्सी, द नर्स शुड प्रोवाइड फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड बिकॉज। सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट को आप फ्रीक्वेंटली रेस्ट दोगे, क्यों? ग्रीमेंसिंग्स एंड rethinks movements decrease the relaxations and rest. Hypoactive deep tendon reflex become more active with rest. Stress reflexes and increase with the rest, या फिर fine motor movements are improved by the rest. अब सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट को कंटिन्यूसली कोई भी एक्टिविटी नहीं करवानी है, उसको 20-20 में रेस्ट देना है। जैसे कि आप उसको खाना खिला रहे हो तो 1 मिनट खिलाओगे फिर रेस्ट दोगे, बात करोगे तो भी थोड़ी देर बात करोगे फिर रेस्ट दोगे। ये रेस्ट क्या करेगा, हेल्प करता है रिलैक्स करने में, टेंस और जो मसल्स टेंस होती है उसको क्या करता है, रिलैक्स करने में। तो उसकी वजह से क्या होता है, मसल्स रिलैक्स होती है और उसकी जो एनर्जी है वो प्रिजर्व होती है, प्रिजर्व एनर्जी। तो रेस्ट किस में हेल्प करेगा, मसल्स को रिलैक्स होने में और एनर्जी को प्रिजर्व करने में। देन ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्रीमेंसिंग्स एंड रिथिंग्स मूवमेंट्स डिक्रीज विद द रिलैक्सेशन एंड रेस्ट। रिलैक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो फेशियल ग्रीमेंस आ रहा है मसल्स टेंस होने की वजह से, इसमें रिलैक्स होगा और रीथिंकिंग यानी कि पेशेंट एनर्जी प्रिजर्व करेगा तो उसके मूवमेंट्स भी इंक्रीज होंगे। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये था आपके लिए इम्पोर्टेंट MCQ का सेशन, ये था आपके लिए इम्पोर्टेंट MCQ का सेशन जो कि आपके CRE 25 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है।